तो आर्मी रिफॉर्म में क्या किया इसने, घोड़ों के पर निशान लगवाए और उनके साथ जिस सैनिक के साथ वो घोड़ा आया उस घोड़े की उस सैनिक का क्या किया, हुलिया बनवाया। ये क्यों करवाया इसने, इसके करवाने के पीछे ये रीज़न था कि वॉर के टाइम पर हमारा जो एक्चुअल सैनिक है वही आए, उसके बदले कोई दूसरा सैनिक ना आ जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए श्याम नाम का व्यक्ति सेना में यानी कि आर्मी में एंट्री लेता है, तो वो कहता है कि देखिए मेरा नाम श्याम है और मेरा ये फर्स्ट ग्रेड का घोड़ा है। तो अब क्या मिलेगी, श्याम को सैलरी मिलेगी एक सोल्जर की, साथ में वो एक घोड़ा भी लेकर आया है, तो उस घोड़े के बदले उसको क्या मिलेगा, उसके भी कुछ ना कुछ उसके बदले पैसे मिलेंगे, सैलरी। अब एक्चुअल मान लीजिए वॉर का टाइम आया, अब वॉर के टाइम पर श्याम ने क्या किया, श्याम ने कहा कि देखो अपने गांव के एक व्यक्ति को पकड़ा, इसका नाम है मोहन। मोहन को कहा कि लो ये लो तुम 20 जीतल और जाओ मेरे बदले तुम युद्ध करके आओ। अब ऐसी कंडीशन जब होगी तो क्या होगा, मोहन एक अनट्रेंड सोल्जर है जिसको युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसके पास ना ही अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो जब इस तरह के सोल्जर्स आएंगे वॉर में तो अल्टीमेटली क्या हुई, जो अलाउद्दीन खिलजी की फौज है, आर्मी है, वो तो अपने आप ही वीक हो गई करप्शन की वजह से। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने कहा कि अगर मैंने श्याम को सोल्जर के रूप में एम्प्लॉयमेंट दिया है तो श्याम ही लड़ने आए, क्योंकि ट्रेनिंग तो सोल्जर की वो लिया है, उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से मैंने उसको रखा ना। दूसरा उसने ये कहा कि अगर मैंने श्याम को एक अपने साथ जो घोड़ा फर्स्ट ग्रेड का घोड़ा हॉर्स लेकर आया था तो उसकी भी सैलरी उसको मिल रही है, घोड़े को भी रखने की, यानी उसकी हिफाजत, उसके खाने पीने सब व्यवस्था करने ताकि वो घोड़ा कमज़ोर ना हो। तो जब उसका भी खर्चा उठा रही है, सुल्तान के ही ट्रेजरी से जा रहा है सैलरी, और युद्ध के टाइम पर, वॉर के टाइम पर वो उस घोड़े को ना लाकर किसी दूसरे घोड़े को ले आता है जो सेकेंड ग्रेड का घोड़ा हो, यानी कि क्या हो गई, श्याम की इफिशियंसी कम हो गई, तो फिर भी आर्मी वीक हुई। या हो सकता है श्याम दिखा दे ए ग्रेड का घोड़ा और उसके बदले ले कुछ पैसे और उस घोड़े को बेच दे और सेकेंड ग्रेड के घोड़े को अपने पास रखने लगे, तो भी क्या हुआ, नुकसान हो गया आर्मी का। तो इस तरह के करप्शन से बचने के लिए इसने क्या किया, हुली दाग एंड चेहरा सिस्टम बनाया कि श्याम, तो श्याम का चेहरा बना दिया गया और ये रखा गया कि श्याम के चेहरे के साथ जो घोड़ा है उस घोड़े पर इस टाइप का निशान होना चाहिए। मान लीजिए उसने निशान कुछ इस तरह एक ऐसा निशान बनवा दिया और इधर श्याम का चेहरा बनवा दिया, ठीक है, कि इस श्याम के साथ ये निशान का घोड़ा आना चाहिए, ये श्याम हो गया और ये उसका हॉर्स हो गया। अब श्याम जब वॉर के लिए आएगा तो देखा जाएगा अच्छा हाँ ये श्याम है, चेहरा मिल रहा है, अच्छा उसके ऊपर घोड़े की जो ब्रांडिंग की गई है वो भी मैच कर रहा है, यानी कि ये सही है, ठीक है। अगर वो गलत पाया गया तो फिर वहीं पर उसको पनिश किया जाएगा। तो इस तरह के करप्शन को उसने रोका, तो इसी को कहते हैं दाग एंड चेहरा सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आर्मी रिफॉर्म में सेकंड पॉइंट लिखिए, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज मेंटेन्ड द रिकॉर्ड्स, दीवाने अर्ज मेंटेन्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सोल्जर्स रिक्रूटेड बाई गवर्नमेंट, यानी कि सुल्तान। तो गवर्नमेंट भाई जिसके एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन करेंगे ना आप, तो यहाँ पर क्या हुआ, सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हॉर्सेज वेयर
imported and according to फरिश्ता कैवलरी मैन वेयर रिक्वेटेड, यानी 4,75,000 की इसकी सेना थी। कितनी? 4,75,000 की इसकी सेना की। तो ये थोड़ा सा एग्जरेटेड है, 4,75,000 सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है उस टाइम के हिसाब से। 1236 में 4 लाख की सेना बहुत बड़ी मायने रखती है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते कि इसके पास एक बड़ी सेना थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये आर्मी रिफॉर्म यानी मिलिट्री रिफॉर्म ये है, ठीक है। यानी कि इसके पास एक बहुत बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी। उस आर्मी के लिए इसने एक सिस्टम बनाया, चेहरा एंड दाग सिस्टम, जिसमें घोड़ों की ब्रांडिंग यानी उन पर निशान बनाए जाते थे, और जो सोल्जर था उसकी डिटेलिंग यानी कि उसका हुलिया बनाया जाता था, और दोनों को एक साथ रखा जाता था कि फला सैनिक के साथ वही घोड़ा, उसी मार्किंग का घोड़ा होना चाहिए, उसी ब्रांड का। ठीक, तो ये हो गया आर्मी रिफॉर्म। अब आइए नेक्स्ट रिफॉर्म। तो अब आर्मी रिफॉर्म के बाद नेक्स्ट जो रिफॉर्म इसने किया ये है सोशल रिफॉर्म। अब इत्तेफाक की बात है कि सोशल रिफॉर्म जो इसने किया, उस रिफॉर्म को इसने पब्लिक के ऊपर तो अप्लाई किया, लेकिन खुद के ऊपर कभी अप्लाई नहीं किया। तो लिखिए पहला, बैंड लीकर यानी कि अल्कोहल एंड अदर intoxicants including क्या है, कैनाबीज, इंक्लूडिंग कैनाबीज। तो इसने अल्कोहल और जितने भी तरह के नशीले थे पदार्थ, यानी कि जैसे क्या हो गया, आप अफीम कह लो, या फिर ये आजकल जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है, भांग कह लीजिए, तंबाकू कह लीजिए, इसने हर तरह के इस तरह के इंटॉक्सिकेंट्स को बैन कर दिया था। तंबाकू, भांग, अफीम, साथ में अल्कोहल यानी कि उस टाइम के लिए मदिरा, इन सब को बैन किया था। बट ये खुद बहुत बड़ा क्या था, अल्कोहल कंज्यूमर था। पर ये बैन करने का रीज़न क्या था, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि ये बैन से लोग कभी भी पब्लिक में इस तरह के काम नहीं करेंगे, यानी पब्लिक प्लेसेस में लीकर कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन नहीं होगा, पब्लिक में कोई नशे की हालत में नहीं दिखेगा, पब्लिक में कोई यानी कि दरबार में जो दरबारी होंगे, जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, वो होश में रहेंगे, वो अफीम और गांजा और बाकी चीज़ जो चरस वगैरह है, इसको कहा जाता है आज के लोकल लैंग्वेज में, इन सबों का सेवन करके कोई दरबार में नहीं आएगा, कोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस में कोई इन सब चीज़ों का कंजप्शन नहीं करेगा। आप अपने घर में जितना चाहे उतना कंज्यूम कीजिए, लेकिन अपने घर में रहिए कंज्यूम करके। आप उस कंजप्शन के बाद पब्लिक में आकर पब्लिक के ऑर्डर को नुकसान मत पहुंचाइए। ये इसका मेन मकसद था, क्योंकि जो ये नशे वाली जो लत थी ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ऑफिशियल्स, सोल्जर्स तक क्या करते थे, नशे में यानी कि इसके इफ़ेक्ट में वो दर कोर्ट में आ जाया करते थे।
या वो पब्लिक प्लेसेज में इन सब चीज़ों का कंजप्शन होने लगता था। तो इन सब को रोकने के लिए इसने ये नियम बनाए, बट कभी इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पाबंदी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये एक संदेश था कि आप इसको पब्लिक में कंज्यूम मत करो, आप इसको अपने प्राइवेट घर स्पेस में यानी कि अपने घर के अंदर कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में बात? सेकंड, इसने क्या किया? गैम्बलिंग was also banned। गैम्बलिंग मतलब जुआ, जुआ भी बैन किया। क्यों? क्योंकि जुआ जो था इसमें बेईमानी से लोगों को ठगा जाता था। लोगों के पैसे, जो कुछ खास तरह के लोग थे जो इसमें एक्सपर्ट थे, वो आम पब्लिक को पहले तो जिताते थे, जब देखे कि अब ये जीत गया, अब ये बड़े बड़े अमाउंट लगाने लगा, तो फिर उसको हराकर उसका सारा पैसा उससे ले लेते थे। तो इस तरह की चीज़ों से भी अपने आम पब्लिक को इस तरह के गैम्बलर से सेव करने के लिए इसने गैम्बलिंग बैन की। तो अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो आप अपने घर में जाओ। तो अब घर में जब करोगे तो क्या होगा? आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों में करोगे तो अपना समझो, लेकिन कम से कम आम पब्लिक तो बच गई ना। नेक्स्ट लिखिए, ही आल्सो बैंड prostitution। He also banned prostitution and ordered prostitutes to be married। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन जो है देखा जाए तो ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है। इससे समाज को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये एक अलग बहस है, वो सोशल का सब्जेक्ट का बहस है। पर प्रोस्टिट्यूशन को इसने बैन किया क्योंकि ये भी एक तरह से देखिए तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए। अगर प्रोस्टिट्यूशन का लत या कोई भी इस तरह की चीज़ लगती है तो ये क्या है, उसके पैसे की ये नुकसान है। दूसरा, ऐसी जगहों पर अल्कोहल कंजप्शन भी होगा, गैम्बलिंग भी होगी और उसके पैसे, तो फिर क्या होगा, समाज में क्या बढ़ेगा, अनार्की बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उसने ये सारे नियम बनाए और बहुत से प्रोस्टिट्यूट्स को तो उसने शादी करवा दी। और एक काम इसने किया, लिखिएगा, लेकिन हाँ, खुद के लिए कभी ये सब नियम अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये अगर ये सब काम वो कर रहा है तो वो कोर्ट में नहीं कर रहा है, खुलेआम नहीं कर रहा है, वो अपने प्राइवेट प्लेस में ये सब चीज़ें कर रहा है। भाई अलाउद्दीन खिलजी का भी तो अपना हरम रहा होगा, लेकिन खुलेआम नहीं कुछ हो रही है इस तरह की चीज़ें। ये सब कहने का मतलब, ये सब बैन लगाने मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बैन नहीं था, पर बैन लगाने मतलब कि आप इसको ओपनली नहीं करोगे, पब्लिक स्पेस में नहीं होनी चाहिए। ये सब कहाँ होने चाहिए, आप अपने प्राइवेट प्लेस में जो चाहे वो करो, लेकिन पब्लिक स्पेस में नहीं आनी चाहिए ये सब बातें। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप्स टेकन टू कर्ब एडल्टरी और ordering to curb the adultery and castration of male adulterer and ordering the castration, castration, castration of male adulterer and executing
द फीमेल एडल्टरर। फीमेल एडल्टरर, ये एडल्टरर मतलब कौन से लोग? वो जो मतलब कहा जाए कि इलीगल रिलेशंस बनाने वाले लोग, ठीक है। इलीगल रिलेशंस बनाने, तो कास्ट्रेशन में जो इलीगल रिलेशन अगर बनाता हुआ कोई मेल मिला तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही काट दिया जाता था। फीमेल होती थी तो उसको पनिशमेंट मिलता था, यानी कि मौत की सज़ा मिल जाती थी। तो इस तरह की ये जो सोशल इविल्स थी, पर ये ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक था, नहीं, समाज सुधारक बिल्कुल नहीं था ये। इसको आप राजा राम मोहन रॉय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर से बिल्कुल मत कंपेयर कीजिए। ये समाज सुधारक 1% का नहीं था, बल्कि ये सारे अवगुण, ये सारे सोशल इविल्स इसके अंदर भरे पड़े थे अलाउद्दीन खिलजी के अंदर, कहा जा सकता है ऐसा। मैं कोई गारंटी नहीं कह रहा हूँ, बट ये इस पर बैन लगाने का इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि ये सारी चीज़ें ओपनली पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। ये अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो ये कहाँ हो? किसी के भी अपने प्राइवेट में हो, ताकि समाज में एनार्की, समाज में गलत मैसेज नहीं जाए, ठीक है, समाज का सोशल ऑर्डर बना रहे। बाकी आप ये मत समझिए कि उस वक्त जो समाज में सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज या विडो रीमैरिज ना होना, इस तरह की चीज़ों को ये करवा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ये सारी डिसीजंस लेने का मतलब लीकर पर बैन लगाना, गैम्बलिंग पर बैन करना, प्रोस्टिट्यूशन पर बैन करना और एडल्टरी को ख़त्म करना, ये सब सिर्फ और सिर्फ ये था, एक ही मकसद था कि ये कोई भी चीज़ पब्लिक प्लेस में नहीं आए। आप अपने प्राइवेट प्लेस पे जो चाहो वो करो, सब कुछ अलाउड था, बस पब्लिकली ये चीज़ ओपन में नहीं आनी चाहिए, ये इसका मकसद था। तो इस तरह से हमने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स देखे। तो पहला रिफॉर्म हम लोगों ने देखा था एग्रीगेरियन रिफॉर्म, दूसरा हम लोगों ने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तीसरा हम लोगों ने देखा मार्केट रिफॉर्म, चौथा देखा फोर्थ आर्मी रिफॉर्म एंड फिफ्थ सोशल रिफॉर्म। तो ये इतने क्या हैं? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स हैं। और इसी रिफॉर्म्स के बहाने हमने क्या देख लिया? उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देख लिया, उसके मार्केट और मार्केट के में किस तरह से वो पूरे डिसीजंस और हर एक चीज़ को मेंटेन करता था वो देख लिया। इसके तहत उसके इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज नहीं होने देने का रीजन था वो देख लिया। इसने कैसे समाज में यानी कि अपनी आर्मी को मजबूत बनाए रखने के लिए चेहरा एंड दाग जैसा सिस्टम अपनाया। इसने कैसे समाज में एक तरह से ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इन तरह चीज़ों को, इलीगल चीज़ों को बैन किया ताकि ये पब्लिक ऑर्डर में ना आकर किसी के अपने प्राइवेट प्लेस में जो करना हो करे, पब्लिक ऑर्डर में प्लेस में ना करे, ताकि पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, उसमें दिक्कत ना किसी को समझ में, उसमें किसी को परेशानी ना हो। इस तरह से इसने ये सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेकर इसने अपनी पकड़ को बनाया और 20 साल तक लगभग राज किया। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इसने टेरिटरियल एक्सपेंशन भी बहुत ज़बरदस्त किया था। तो अब हम लोग का अगला टारगेट होगा अलाउद्दीन का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गए, तो ठीक है, तो यहाँ थैंक यू।